please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दिल्ली के विज्ञान भवन में आरएसएस अगले महीने एक कार्यक्रम करने जा रहा है। भविष्य का भारत नाम के इस कार्यक्रम में कुछ सियासी दलों को न्योता भेजा जाएगा। हालांकि किन सियासी दलों को आरएसएस इस कार्यक्रम में बुलाएगा ये अभी साफ नहीं है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि इस कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष को भी न्योता भेजा जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिल्ली प्रांत की ओर से आयोजन होगा और ऐसे कुछ लोगों को हम भिन्न राजनीतिक दलों के लोगों को भी सिलेक्ट करके बुलाएंगे। इससे पहले नागपुर में हुए आरएसएस के कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस नेता प्रणब मुखर्जी को बुलाया गया था, लेकिन आरएसएस के ताजा ऐलान पर कांग्रेस ने चुप्पी साध रखी है। हालांकि इस बहाने बीजेपी आरएसएस पर लगातार हमलावर राहुल गांधी को नसीहत देने से नहीं चुकी। राहुल गांधी को संघ की शाखा में जाए, ओटीसी कर ले, आईटीसी कर ले, तब ना उसको समझ में आएगा कि क्या संघ है। ऐसे संघ समझ में नहीं आएगा। 17 से 19 सितंबर तक चलने वाले आरएसएस के इस कार्यक्रम में समाज के सभी वर्गों से लोगों को बुलाया जाएगा, जिनसे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत खुद रूबरू होंगे। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र के लिए लक्ष्मीनगर में पार्टी के चुनाव दफ्तर का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। मुंबई रिक्शा यूनियन ने दावा किया कि मुंबई में अवैध रूप से 30,000 रिक्शा चलाए जा रहे हैं। पीएम बनने के बाद पहली बार इमरान खान से मिलने पहुंचे पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने देश की सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की। लोक आयुक्त की नियुक्ति में देरी को लेकर समाजसेवी अन्ना हजारे 2 अक्टूबर से मोदी सरकार के खिलाफ अनशन करेंगे। यूपी के फतेहपुर में कोचिंग में पढ़ने जा रही नाबालिग छात्रा को अगवा कर रेप करने के आरोपी को पुलिस 15 दिन बाद भी गिरफ्तार नहीं कर पाई। डीटीसी यानी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने नई बसों की खरीद पर हाई कोर्ट की रोक के बाद किराए पर बसें चलवाने का फैसला किया है। डीटीसी की बोर्ड मीटिंग में फैसला लिया गया कि राजधानी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए 1000 लो फ्लोर एसी बसों को किराए पर लिया जाएगा। डीटीसी इन बसों को पूरी तरह अपने खर्चे पर चलाएगी, साथ ही इनके रखरखाव की भी जिम्मेदारी उठाएगी। 1000 बसों को किराए पर चलवाने के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए दिल्ली कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। उसके बाद ही बसों को किराए पर लेने के लिए टेंडर जारी किया जाएगा। दिल्ली में फिलहाल 5,500 बसें चलती हैं, जबकि शहर की आबादी को देखते हुए 11,000 बसों की जरूरत है। इन 5,500 बसों में 3,892 बसें डीटीसी की हैं और बाकी क्लस्टर यानी ऑरेंज बसें हैं। अभी डीटीसी सिर्फ 3 बसों को किराए पर चलवाती है, जो दिल्ली लाहौर और दिल्ली काठमांडू रूट पर चलती हैं। यूपी में करोड़ों रुपए का राशन घोटाला सामने आया है। जांच में पाया गया कि आधार कार्डों के नंबरों में हेराफेरी कर गरीबों के हिस्से का अनाज हड़प लिया गया और घोटालेबाजों ने पारदर्शिता लाने के लिए लागू की जा रही कंप्यूटराइज्ड तकनीक में ही सेंध लगाकर ये गड़बड़ी की है। इस गड़बड़ी को गाजियाबाद जिला आपूर्ति विभाग ने पकड़ा है, जिसके बाद राज्य स्तर की जांच में 43 जिलों में इस तरह के घोटाले सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा गड़बड़ी इलाहाबाद में मिली है। इनमें तकनीकी ऑपरेटर्स से मिलकर असली लाभार्थी के डेटाबेस में फीड करके उसे आधार नंबर की जगह दूसरे व्यक्ति की आधार संख्या को फीड कर दिया गया और फिर दूसरे आदमी की उंगलियों के निशानों का इस्तेमाल कर स्टॉक से अनाज निकाल लिया गया। बाद में फिर से असली आदमी के आधार को चालाकी से फीड किया जाता था। लगभग 14,000 ऐसे प्रकरण पाए गए जहां आधार कार्ड का मैनिपुलेशन करके प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि कुछ गलत तरीके से जो खाद्यान्न है वो दुरुपयोग किया गया है और ये प्रकरण सबसे पहले गाजियाबाद से ही प्रकाश में आया था। अजीत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अजीत, हैरत की बात यह है कि 43 जिलों में ये घोटाला सामने आया है और कितने समय से ये घोटाला चल रहा था, कौन कौन इसमें शामिल है, क्या जानकारी अभी तक मिल पाई है? बिल्कुल जसप्रीत, इस पूरे मसले की जांच के आदेश भी दिए गए हैं और सरकार ने 43 जिलों में जो रैकेट था उसका भंडाफोड़ हुआ। लगभग 1,83,000 ऐसे आधार कार्ड का इस्तेमाल किया गया और बड़े पैमाने पर खाद्यान्न घोटाला किया गया और इसके पहले भी खाद्यान्न घोटाले को लेकर 2 डीएम को सस्पेंड कर दिया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो निश्चित तौर पर इतने बड़े रैकेट को भंडाफोड़ करने के लिए सरकार ने एक कमेटी बनाने की बात कही। हालांकि चूंकि जो खाद्य विभाग है वो खुद मुख्यमंत्री के पास है, तो लिहाजा इसकी जांच और तेज कर दी गई और पूरे सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी गई यूपी की, आखिर ये कैसे हुआ और कौन कौन से लोग शामिल हैं। क्योंकि आधार कार्ड को सबसे पुख्ता और सीक्रेट माना जाता है, लेकिन यहाँ आधार कार्ड में जिस तरह से लगाई गई है, लाखों आधार कार्ड फर्जी बनाए गए, निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई अब उत्तर प्रदेश सरकार करने की तैयारी कर रही है। अजीत, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।
आयरलैंड की राजधानी डबलिन में कुछ बच्चे एक सड़क पर चौक से दिल की तस्वीर बनाने लगे। ये बच्चे उन सैकड़ों लोगों में शामिल थे जो वहां के गिरजाघरों में यौन शोषण के कई मामले सामने आने के बाद पोप फ्रांसिस के सामने प्रदर्शन करने जुटे, जिन्होंने सड़कों पर अपनी मांग लिखकर और दिल की तस्वीर बनाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर रैली भी निकाली। इन तख्तियों की मदद से लोगों ने पोप से गिरजाघरों में यौन शोषण के मामलों को स्वीकार करने और न्याय दिलाने की मांग की। But the Pope didn't acknowledge today. कुछ ही देर में वहां पोप का काफिला भी पहुंचा, जिनके स्वागत में हजारों की तादाद में लोग पहुंचे थे। आयरलैंड से अपनी वापसी के दौरान पोप फ्रांसिस ने विमान में पत्रकारों से बातचीत की और चर्च में यौन शोषण के मामलों की निंदा की। इससे पहले डबलिन में पोप ने आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वरडकर से मुलाकात की, जिन्होंने हाल ही में पोप को आरोपी पादरियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। रजत पदक जीतने के बाद एथलीट सुधा सिंह के घर जश्न का माहौल है। यूपी के रायबरेली में उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। परिवार ने सुधा की कामयाबी पर कहा कि इससे जिले और राज्य का नाम रोशन हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुधा को बधाई देते हुए 30 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। साथ ही सरकारी नौकरी देने की भी बात कही। देश के लिए संदेश दिया, देश के लिए अच्छा काम किया, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। उससे हम सब लोग, सब परिवार, पूरा समाज, पूरा मोहल्ला सब बहुत खुश हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण देश का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं बचा है जिसे कुदरत के कहर का सामना न करना पड़ रहा। पिछले कुछ सालों में बारिश और बाढ़ ने देश में भयंकर तबाही मचाई। एक तरफ बादल फटने की घटनाएं देश में हर साल बढ़ रही हैं, तो देश में मानसून का मिजाज भी बदल गया। और मिजाज बदलने का असर यह है कि बारिश के दिन पहले से कम हो गए, जबकि बादल पहले से कहीं ज्यादा गुस्से में दिखने लगे। गुस्सा भी ऐसा कि सैलाब पहाड़ों तक को हिलाने लगा है। लोगों के आशियाने तिनकों की तरह बहते हुए दिखने लगे। नदियों का घाटियों से निकलकर शहरों की गलियों में बढ़ना आम बात हो गई है। शहर के शहर समंदर में तब्दील होते दिखने लगे। मानसून का ये बदला हुआ मिजाज हैरान करने वाला नहीं बल्कि डराने वाला है, क्योंकि देश का कोई ना कोई कोना हर साल तबाही झेलने को मजबूर है। 2013 में उत्तराखंड में ऐसी तबाही आई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 2014 में सैलाब ने जम्मू कश्मीर को पटरी से उतार दिया। 2015 में तमिलनाडु ऐसी ही तबाही का गवाह बना। 2016 में उत्तर पूर्व के राज्यों को ब्रह्मपुत्र के गुस्से का सामना करना पड़ा। 2017 में गुजरात के कई शहर पानी में डूब गए और 2018 में केरल के कई हिस्से पूरी तरह तबाह हो गए। हर साल किसी एक राज्य में विकास की मीनारें ताश की तरह बिखरती हैं और इंसान कुदरत के सामने खुद को लाचार सा महसूस करता है। मौत का आंकड़ा हर साल अलग होता है, लेकिन जिंदगी की बेबसी एक सी होती है। और यही बेबसी अब उत्तराखंड में दिखाई दे रही है, जहां पिछले 3 दिन में बादलों ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। उत्तराखंड हिमालय की गोद में बसे राज्यों में एक है और उत्तराखंड के लोगों की जिंदगी पूरी तरह हिमालय से जुड़ी है, फिर चाहे लोगों के रोजगार हो या आसमान से बरसने वाला कुदरत का गुस्सा हो। आंकड़े बताते हैं कि बादल फटने की घटनाएं उत्तराखंड में बीते कुछ सालों में कई गुना बढ़ी हैं। वैज्ञानिकों के लिए बादल फटने की तकनीकी परिभाषा चाहे जो भी हो, लेकिन बादल फटने का मतलब ऐसी घटनाओं से है जब केवल 1 घंटे में किसी शहर को 100 मिलीमीटर या इससे ज्यादा बारिश का सामना करना पड़े। 2001 से 2005 के बीच साल में केवल 5 दिन ऐसे होते थे जब बादल फटने की घटनाएं होती थी। यानी साल में 5 दिन इतनी बारिश होती थी कि एक ही घंटे में बादल 100 मिलीमीटर तक बरस जाएं। लेकिन 2005 के बाद से 2013 तक के आंकड़े बताते हैं कि हिमालय के पास ऐसे दिनों की गिनती 5 से बढ़कर 15 तक पहुंच गई। यानी ऐसी घटनाओं में 3 गुना इजाफा हो गया। हैरान करने वाला आंकड़ा यह है कि हिमालय से लगने वाले इलाकों में साल में बारिश वाले दिनों की गिनती 80 हुआ करती थी, लेकिन पिछले 10 साल में इन जगहों पर साल में बारिश औसतन केवल 65 दिन होती है। यानी बारिश तो बढ़ रही है, लेकिन बारिश वाले दिन घट रहे हैं और कम दिनों में ही बादल भरपूर बरस रहे हैं। मॉनसून के इसी बदले मिजाज की वजह से आसमान से बारिश नहीं बल्कि आफत बरसने लगी है, जिसकी जड़ में दुनिया भर में हो रहा क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन तो है ही, कुदरत की तरफ हमारी अनदेखी भी है। देश की कई एजेंसियां कई बार इस तरह के खतरों से आगाह कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी कोई मजबूत कदम नहीं उठाए गए। अलग अलग सरकारों के नुमाइंदों को मिलाकर बनाए गए एक पैनल की रिपोर्ट के मुताबिक क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन का दुनिया में सबसे ज्यादा असर जिन पर्वतों पर हो रहा है वो हिमालय है। एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया का औसत तापमान बढ़ रहा है यानी गर्मी बढ़ रही है,
ऊपर से मॉनसून का मिजाज ऐसा है कि बादल पूरी ताकत से बरस रहे हैं। यानी एक तरफ ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं तो दूसरी तरफ मॉनसून के दौरान बादल फटने जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। दोनों की वजह से कुदरत का संतुलन बिगड़ रहा है। घटते जंगल और टूटते पहाड़ मुसीबत बढ़ा रहे हैं। लेकिन मॉनसून के उत्तराखंड के हालात तो ऐसे हैं कि हर साल बारिश लोगों के दिल में 2013 जैसी तबाही का डर बैठा देती है। लेकिन जानकारों की राय यह है कि उत्तराखंड में हुई 2013 की तबाही से भी लोगों ने कोई सीख नहीं ली। इसीलिए हर साल बाढ़ की वजह से सैकड़ों लोगों की जान जा रही है। इसी साल के मॉनसून में 22 अगस्त तक देश में बाढ़ से मरने वालों की गिनती 1000 के करीब पहुंच चुकी है, जिनमें सबसे बड़ा आंकड़ा केरल का है, जहां सभी 14 जिलों में बाढ़ का असर हुआ और 387 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उत्तर प्रदेश के 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए और 204 लोगों की मौत बाढ़ की वजह से हुई है। पश्चिम बंगाल के 23 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए, वहां 195 लोगों की जान चली गई। कर्नाटक के 11 जिलों में बाढ़ का असर हुआ और मरने वालों का आंकड़ा 161 तक पहुंच गया। वहीं असम के 23 जिलों में बाढ़ ने कोहराम मचाया, जिनमें 46 लोगों की जान चली गई। और बाढ़ का संकट झेलने वाले राज्यों में सबसे ताजा नाम छत्तीसगढ़ का जुड़ गया है। यहां भी मॉनसून का बदला मिजाज राज्य के कई जिलों के बेहाल होने की वजह बन गया। शनिवार से पहले तक राज्य में सब कुछ तकरीबन सामान्य था, लेकिन 2 दिन तक लगातार ऐसी बारिश हुई जैसे बादलों ने सारा गुस्सा छत्तीसगढ़ पर उतारने की ठान ली। राज्य के 7 जिलों में भयंकर बारिश ने जिंदगी को पटरी से उतार दिया। सबसे ज्यादा बारिश धमतरी जिले में हुई, जहां 48 घंटे में 187.8 मिलीमीटर बारिश हुई। बालोद जिले में 175.3 मिलीमीटर बारिश हुई। गरियाबंद जिले में इन 48 घंटों के दौरान 128.4 मिलीमीटर बारिश हुई। कांकेर में इस दौरान 112.6 मिलीमीटर बारिश हुई। महासमुंद में केवल 2 दिन के दौरान 110 मिलीमीटर बारिश हो गई। दुर्ग में इस दौरान 74.2 मिलीमीटर बारिश हुई और राजधानी रायपुर में बादल 72.7 मिलीमीटर बरसे। लेकिन राज्य के लिए मुसीबत मौसम विभाग का नया अलर्ट है, जिसके मुताबिक अगले 3 दिन राज्य पर भारी हैं। राज्य के 6 जिलों के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसे देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीमों को अलर्ट पर रहने को कहा गया है, क्योंकि बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं और लोगों के फंसने की घटनाएं सामने आने लगी। इसी बीच एक हैरान करने वाला वीडियो धमतरी से सामने आया। जब खतरे के निशान से ऊपर बह रही एक नदी को पार करने की कोशिश में एक ट्रक पलट गया। ट्रक में सवार 3 लोग मौत के मुंह में चले गए। पुलिस का दावा है कि ट्रक के ड्राइवर को चेतावनी दी गई थी, लेकिन ड्राइवर ने चेतावनी को अनसुना कर दिया। लोगों ने ट्रक के ड्राइवर से रुकने के लिए मिन्नतें तक की, लेकिन उसने उनकी एक नहीं सुनी। कुछ दूर आगे जाने के बाद जैसे ही ट्रक पानी के सैलाब में उतरा, उसका संतुलन बिगड़ गया और देखते ही देखते वो पानी में पलट गया। अबे यार! जो लोग कुछ देर पहले तक ट्रक के ड्राइवर को रोकने की कोशिश कर रहे थे, वो ट्रक में सवार लोगों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। ट्रक में फंसा एक आदमी खिड़की से बाहर निकल आया और हाथ हिलाने लगा। निकलो निकलो निकलो। इसके बाद ट्रक में फंसे एक दूसरे शख्स को भी बाहर निकाला गया। कुछ ही देर में ट्रक में फंसे 3 लोग दिखाई देने लगे, जिसके बाद उन्हें बचाने के लिए जल पुलिस के 2 जवान जान जोखिम में डालकर पानी में कूद गए और उन्हें बचाने की कोशिश में जुट गए। गनीमत ये रही कि ट्रक में सवार सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि पुलिस और बचाव दल के लोगों की मुश्किल यहीं कम नहीं हुई, क्योंकि नदी के बहाव को चुनौती देते हुए सड़क पार करने की कोशिश करने वाले लोग और भी थे, जिनमें एक बाइक भी थी। तेज लहरों से बाइक को पहले पानी से बाहर खींचा गया और फिर एक डंडे की मदद से मोटरसाइकिल को कंधे पर उठा लिया गया। इस तरह मोटरसाइकिल के साथ कुछ लोगों ने खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदी की मुश्किल को पार किया। धमतरी से कांकेर की तरफ जाने वाले रास्ते पर भारी बारिश की वजह से पहाड़ का हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया। सड़क किनारे पहाड़ के टूटे हुए हिस्से जमा हो गए। घंटों बाद रास्ता साफ कर गाड़ियों की आवाजाही शुरू की गई। धमतरी के कई हिस्सों में भारी बारिश की वजह से हालात खराब हैं। कई गांव टापू की शक्ल ले चुके हैं। दूर दूर तक बारिश का पानी दिख रहा है। सैकड़ों एकड़ में फैली किसानों की फसल भी बर्बाद हो गई। तो उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने बारिश का एक नया अलर्ट जारी किया है, जबकि शनिवार और रविवार को हुई बरसात के बाद से हालात अभी सामान्य भी नहीं हुए हैं। सबसे ज्यादा तबाही उत्तराखंड के कोटद्वार में दिखी। हालात ये थे कि पूरा शहर समंदर जैसा दिखाई देने लगा। कोटद्वार में सैलाब की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मजबूती से खड़ा दिख रहा एक घर पानी के तेज बहाव के सामने ताश के पत्तों की तरह गिर गया। गनीमत ये रही कि घर के लोगों को पहले ही घर से बाहर निकाल लिया गया था। कोटद्वार में बाढ़ की वजह से एक महिला की मौत और कई इमारतों को नुकसान होने की खबर है। तो चंपावत में बारिश के बाद पहाड़ों के टूटने की घटनाओं की वजह से हाईवे बंद है। नेशनल हाईवे पर जगह जगह गाड़ियां फंसी हुई। हाईवे पर सड़क तो गायब हो चुकी है। कहीं कीचड़ तो कहीं बड़े बड़े पत्थर पड़े दिखाई दिए। कोटद्वार का संपर्क पौड़ी गढ़वाल से भी टूट गया। कोटद्वार और दुगड्डा के बीच 3 जगह पर सड़क पर चट्टानों के हिस्से टूट कर गिर गए। लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को मजबूर दिखे। रास्ते बंद होने की वजह से लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा।
वहीं उत्तर प्रदेश में भी लगातार बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बाराबंकी में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव तालाब में तब्दील हो गए, जिसकी वजह से वहां लोग पानी की मुसीबत में फंस गए। एक आदमी रिक्शे की मदद से अपने परिवार के लोगों को वहां से दूर ले जाते हुए दिखा। पानी ज्यादा होने की वजह से 2 महिलाएं रिक्शे को धक्का मारती हुई भी नजर आईं। वहीं 2 बच्चे पानी में बह रहे एक पलंग को पकड़कर पानी से निकलने की कोशिश करते दिखे। भारी बारिश की वजह से घाघरा नदी के किनारे बने कई कच्चे मकान पानी में डूब गए। बारिश का पानी लोगों के मकानों में रखा खाने का सामान भी बहाकर अपने साथ ले गया। जहां तक नजर गई वहां तक पानी भरा नजर आया। भारी बारिश की वजह से कई सड़कें भी पानी में डूब गई। लोगों को बारिश के पानी में उतरकर अपने घरों की तरफ जाना पड़ा। पानी के बीच फंसी एक लड़की मदद के इंतजार में काफी देर तक एक पत्थर पर बैठी रही, तो दूसरे इलाकों में भी इसी तरह से फंसे हुए लोग मदद का इंतजार करते दिखे। हालांकि सरकार का दावा है कि प्रभावित इलाकों में खाने पीने का जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में भी भारी बारिश के बाद हालात खराब हो गए और कई नाले खतरे के निशान से ऊपर बहने लगे। पानी का सैलाब इतनी तेजी से आया कि सड़क पर काम कर रहे 18 मजदूरों को अचानक लहरों ने घेर लिया। मजदूरों को बचाने के लिए पुलिस ने बचाव अभियान शुरू किया। रस्सी की मदद से पानी के भंवर में फंसे लोगों को सुरक्षित जगह पर लाने की कोशिश की गई। कड़ी मशक्कत के बाद एक एक कर सभी लोगों को बचा लिया गया। वाराणसी में भी गंगा नदी के घाटों पर पानी का स्तर कई मीटर तक ऊपर आ गया। घाटों पर बनी सीढ़ियां तक पानी में डूब गईं, तो सुखनई नदी का पानी कई गांवों में बाढ़ की वजह बन गया। 12 से ज्यादा गांवों का संपर्क कटने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। हालात इस कदर खराब हो गए कि बचाव दल भी प्रभावित इलाके में पहुंच नहीं सके। कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद गंगा बैराज के 30 गेट खोल दिए गए। प्रशासन ने नदी किनारे बसे लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की। बिहार में मामूली विवाद में एक आदमी की हत्या कर दी गई। बिहार के भोजपुर में मामूली कहासुनी के बाद बदमाशों ने एक पान दुकानदार की पीट कर हत्या कर दी। यूपी के हरदोई में बिजली विभाग की लापरवाही के विरोध में किसानों ने हाई टेंशन तार को पकड़कर प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के खीर वाले बयान पर हमला करते हुए कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि खीर से साथी नहीं तलाशे जाते। बिहार के बांका में लगातार हो रही बारिश की वजह से मिट्टी की दीवार गिर गई, जिसमें दबकर 2 भाइयों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में लगातार हो रही बारिश की वजह से आधा दर्जन गांव में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। दिल्ली में सीएम आवास के बाहर जुटे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर नारे लगाने लगे। इन लोगों ने अपने हाथों में समर्थन पत्र की गड्डियां ले रखी थी, जिन्हें वो प्रधानमंत्री को सौंपने निकले और दावा किया कि उनके पास दिल्ली की जनता के हस्ताक्षर किए करीब 10 लाख समर्थन पत्र हैं, जिनमें पूर्ण राज्य की मांग की गई है। दावा किया जा रहा है कि इन समर्थन पत्रों के लिए आम आदमी पार्टी ने तकरीबन 1.5 महीने मुहिम चलाई। 3 जुलाई से 15 अगस्त तक बताया जा रहा है कि हस्ताक्षर अभियान दिल्ली में चलाया गया और अब इन तमाम जो पत्र हैं इनको लेकर पीएम आवास की तरफ बढ़ा जाएगा। दिल्ली में सरकार आने के साथ ही पूर्ण राज्य की मांग कर रही आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि विकास के लिए ये जरूरी है। सारे अपने पत्र को लेकर के जा रहे हैं और वहाँ हम कोशिश करेंगे कि ये सारे पत्र जनता की तरफ से सौंपे। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा पूरा नहीं किया। यूपी के हरदोई में बिजली विभाग के विरोध में हाईटेंशन तार को पकड़कर दर्जनों किसानों ने प्रदर्शन किया। दरअसल 11,000 वोल्ट का हाईटेंशन तार जमीन के काफी पास से गुजरा है, जिसकी शिकायत गांव वालों ने कई बार बड़े अधिकारियों से की, लेकिन काफी दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण किसानों ने जान की बाजी लगाकर अनोखा प्रदर्शन किया। हालांकि गनीमत ये रही कि जिस वक्त प्रदर्शन चल रहा था उस वक्त इलाके में बिजली नहीं थी, लिहाजा कोई भी हताहत नहीं हुआ है, लेकिन एक बड़ा हादसा हो सकता था। ये बिजली की लाइन है, 11,000 वोल्टेज की लाइन है, हाई वोल्टेज लाइन है, जिसमें कोई बच्चा अगर डंडी तक छुआ दे तो काम हो जाएगा। जरा सा छूने से ही आदमी तक जाता है।